हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल एग्री कोचिंग प्रयागराज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज लेके आए हैं जनरल एग्रीकल्चर की एग्जाम बूस्टर सीरीज नंबर 1। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा, जैसे IBPS FO, UPTA, बिहार कोऑर्डिनेटर, बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन की बैच आ रही है, SDHO और SDO के लिए ना। इसके साथ साथ NSC में भी ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर अपनी नई बैच शुरू हो रही है हमारे आलूपी बाग में 4 नवंबर और 11 नवंबर पर। जिसको इनरोल करना हो तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिए। नंबर यहाँ दिया है 7068408970। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही ना। और पहला क्वेश्चन क्या है, द क्रॉप यूज फॉर, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द क्रॉप यूज फॉर बोथ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फाइबर। ये 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कौन सी ऐसी क्रॉप है जो ऑयल के साथ साथ फाइबर के रूप में भी यूज की जा सकती है। और ऑप्शन आपके सामने क्या है, पहला ऑप्शन है कैस्टर, इसे बोलते हैं अरंडी। दूसरा है मेस्टा, मेस्टा को मेस्टा ही बोलते हैं। एक होता है लिंसीड, जिसे बोलते हैं फ्लैक्स। और अगला होता है जूट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, जो फाइबर के साथ साथ, मतलब बोल रहा है जो फाइबर के साथ साथ ऑयल के भी रूप में यूज हो सकता है, यहाँ जो हमारा आंसर सही हो जाएगा लिनसीड। क्या हो जाएगा, लिनसीड। और जिसे क्या बोलते हैं, फ्लैक्स। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स। तो ये ऑयल के साथ साथ फाइबर के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली खूब पूछे, जैसे जूट की फैमिली पूछता है ना, इनकी फैमिली होती है टिलियेसी। क्या होती है, टिलियेसी। जूट की फैमिली क्या होती है, टिलियेसी। ठीक है, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है कोरकोरस स्पीसीज। कोरकोरस स्पीसीज ना, इसमें अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ऐसे कैस्टर होता है, कैस्टर की भी फैमिली खूब पूछता है, इसकी फैमिली होती है U4BAC। क्या होता है, U4BAC। क्या होता है, U4BAC। मेस्टा का पूछता है, इसका फैमिली, इसकी ज्यादा बॉटनिकल नेम बहुत ज्यादा पूछता है, इसका होता है हिबिस्कस स्पीसीज। हिबिस्कस स्पेसीज। क्या होता है, हिबिस्कस स्पेसीज। ठीक है, तुम्हारा पहला नंबर का क्वेश्चन होता है समाप्त। हम लोग ज़्यादा आज एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ना, मिनिमम देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम है कम। और अगले क्लास में हम लोग खूब एक्सप्लेनेशन देंगे ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया एक न्यूमेरिकल का ना, हर भी साइड से आपका एक न्यूमेरिकल हर जगह आता है, चाहे चाहे जो आप एग्जाम देंगे, चाहे IBPS FO देंगे, चाहे जो देंगे, वहाँ पर हर भी साइड से एक न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल वाला मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें दिया क्या है, दिया है इफ ए हर्बिसाइड अवेलेबल एट 75 WP, बिडेबल पाउडर होता है ना, इज टू बी स्प्रेड एट द रेट, इसका दिया है किस डोज में हम अप्लाई करते हैं, 2 kg पर हेक्टेयर डोज है इसका। ठीक है, और इसका एरिया जो दिया है 2 हेक्टेयर के लिए एरिया दिया है। तो हमारे पास 3 डेटा है और कॉमर्शियल डोज निकालना है। क्या निकालना है, कॉमर्शियल डोज हमें हर्बिसाइड का निकालना है। तो डेटा क्या क्या दिया है, पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं। ठीक है, पहला दिया है एरिया। क्या दिया है, एरिया दिया है 2 हेक्टेयर। ठीक है, और डोज दिया है, डोज दिया है 2 kg पर हेक्टेयर। क्या दिया है, 2 kg पर हेक्टेयर। और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया है, कितना दिया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो दिया है 75 WP। क्या दिया है, 75 WP। और आपको निकालना क्या है, कॉमर्शियल डोज। ठीक है, तो कॉमर्शियल डोज का फार्मूला क्या होता है, जो हमारा डोज दिया रहेगा ऊपर रख दो, डोज इंटू एरिया हेक्टेयर में। ठीक है, एरिया क्या होगा, हेक्टेयर में। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई AI। AI मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये फार्मूला होता है हमारे कॉमर्शियल डोज निकालने का ना। जो हमारा डोज दिया रहेगा kg पर हेक्टेयर में, जो हमारे एरिया दिया रहेगा, क्रॉप का एरिया दिया रहेगा, ठीक है, उसको हेक्टेयर में रख लेंगे और 100 से गुणा कर दें। और सभी को करने के बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो रखो, डोज कितना दिया है, 2 kg, एरिया कितना दिया है, 2 kg, इंटू 100 करना है आपको, और डिवाइड बाई क्या करना है, 75। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, आप कट पिट करोगे लगभग कितना आ जाएगा, 5 प्लस, तो 5.33 kg कॉमर्शियल डोज का पर हेक्टेयर लग जाएगा ना। तो ए वाला न्यूमेरिकल आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, बस फार्मूला अगर आपको पता है तो आप लगा लेंगे। ठीक है, कॉमर्शियल डोज इक्वल टू जनरल डोज इन kg पर हेक्टेयर इंटू एरिया इन हेक्टेयर इंटू 100 डिवाइड बाई एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
ए क्रॉप सोन एट स्पेसिंग 50 इंटू 20 सेंटीमीटर विल हैव पर हेक्टेयर प्लांट डेंसिटी ऑफ, मतलब क्या पूछ रहा है, एक ऐसा क्रॉप है जिसकी स्पेसिंग दिया है 50 × 20 सेंटीमीटर और उसे 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितनी प्लांट पॉपुलेशन आएगी। तो सबसे पहले आप लोग प्लांट पॉपुलेशन निकालने का फार्मूला जानो। प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर का है ये, ठीक है। निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया इन 1 हेक्टेयर अभी मीटर स्क्वायर में ना, डिवाइड बाय क्या होता है, स्पेसिंग, स्पेसिंग इन मीटर में, ये रख दो आपका आ जाएगा। तो एक जो होता है हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना, 10,000 ऊपर रख दो, क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, एक जीरो रहेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई स्पेसिंग क्या दिया है, 50 इंटू 20। अब ध्यान देना, ये जो है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करने के लिए आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, और ये आप कट करोगे ना, ये आप कट करोगे लगभग आपका आ जाएगा 1,00,000 प्लांट पर हेक्टेयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000, जहां भी आंसर हो 1,00,000 लगा दीजिए, ठीक है। ये स्पेसिंग बहुत आता है ना, तो हमेशा आप लोग प्लांट पॉपुलेशन निकाल लो, चाहे जहां जो आपको एरिया दिया हो उसका मीटर स्क्वायर में ऊपर रख लो और डिवाइड बाय क्या कर दो, स्पेसिंग, और स्पेसिंग को हमेशा ध्यान देना, स्पेसिंग को हमें मीटर में लेना है, ठीक है, वो आंसर हो जाता है। तो यहाँ 1 हेक्टेयर का पूछा था, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और डिवाइड बाय जो स्पेसिंग हमने रख दिया और कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया 1,00,000 प्लांट आ गया पर हेक्टेयर में, ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्या दिया है, ये सॉइल साइंस का क्वेश्चन है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इन्वॉल्विंग द साइजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज ना। तो ऐसे सिंपली अगर कोई पूछे, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इज नोन एज ना, मृदा की भौतिक अवस्था को क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है टीलेज, दूसरा दिया है टिल्थ, तीसरा दिया है टेक्सचर, और चौथा दिया है स्ट्रक्चर। तो यहाँ बात कर रहा है फिजिकल कंडीशन की ना, जो हम टिलेज वगैरह करते हैं उसके बाद जो फिजिकल कंडीशन हमें मिलती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टिल्थ हो जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान देना, क्या हो जाता है, टिल्थ। और टिलेज क्या होता है, जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं उसके बाद जो हमारे फील्ड की कंडीशन मिलती है उसे हमारा क्या बोलते हैं, टिलेज। जो मैकेनिकली आप मैनिपुलेट करते हो सॉइल को उसे बोलते हैं टिलेज। इसमें प्राइमरी टिलेज आता है, सेकेंडरी टिलेज आता है ना, इसमें अलग तरीके से होते हैं। टेक्सचर क्या होता है, हमारे सॉइल में प्राथमिक कण के अनुपात, उसका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्सचर। और प्राथमिक कण में क्या आता है, हमारा सैंड आता है, सिल्ट आता है और क्ले आता है। तो हमारे प्राथमिक कण के आपेक्षिक अनुपात को टेक्सचर बोलते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे मृदा में जो हमारे प्राइमरी पार्टिकल होते हैं और क्या जो हमारे सेकेंडरी पार्टिकल होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर सैंड सिल्ट के रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करेगा तो टेक्सचर होता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल के अरेंजमेंट की बात करेगा तो सॉइल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ बात किया है फिजिकल कंडीशन की, कि आप जो टिलेज वगैरह करते हैं उसके बाद जो फिजिकल कंडीशन मिलती है उसको क्या टर्म दिया जाता है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा हमारा टिल्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 5वें नंबर का क्वेश्चन, सॉइल कलर इज डिटर्मिनेटेड बाई, मतलब जो सॉइल का कलर होता है हम किससे पता लगाते हैं ना, या मेथड या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिया हो, कौन सा मेथड या इंस्ट्रूमेंट। यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, ब्रे मेथड, दूसरा ऑप्शन दिया है बकमैन एंड ब्रेडी मेथड, तीसरा दिया है जेनी मेथड, और चौथा दिया है मंसल कलर चार्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा MCC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ना, मंसल कलर चार्ट मेथड, जो होता है सॉइल कलर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, जिसमें लगभग कितनी होती है, 199 स्ट्रिप होती हैं। अगर ऑप्शन में नहीं होते कभी कभी 175 स्ट्रिप भी देता है ना, लेकिन सर्वमान्य यही है, जो हमारी एक चार्ट होता है ऐसे, इसमें क्या होता है लगभग 199 ऐसी स्ट्रिप होती हैं, और उसमें क्या करते हैं, मैच करते हैं, और जिससे मैच करते हैं हमारा सॉइल का कलर हो जाता है ना। तो मंसल कलर चार्ट मेथड जो होता है सॉइल कलर को पता लगाने के लिए यूज होता है, जिनमें 199 लगभग स्ट्रिप होती है। अगर ऑप्शन में 199 नहीं तो 175 आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रे मेथड क्या होता है, ये फास्फोरस निकालने का मेथड होता है, सॉइल में पता लगाना है कि फास्फोरस कितना है और कहाँ पर, एसिडिक कंडीशन में। कैसे, एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में आपको अगर फास्फोरस की मात्रा जाननी है तो ब्रे मेथड यूज होता है, ठीक है। बाकी बकमैन एंड ब्रेडी तो ऐसा कुछ है नहीं, कहीं कहीं देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए होता है, लेकिन बकमैन ब्रेडी सबसे अच्छा है कि ये सॉइल को नेचुरल बॉडी बोले थे, सॉइल को क्या बोले थे, नेचुरल बॉडी है बोले थे, सॉइल की क्या हमारी प्राकृतिक अंग है।
तो बकमैन ब्रेडी सॉइल को नेचुरल बॉडी बोले थे। अच्छा, जेनी क्या होते हैं? जेनी साहब ने कुछ नहीं, जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर हुआ था ना, 5 है। कितने थे? 5 है। तो सबसे पहले डाकू ने 3 दिया था। कितने दिया था? 3 दिया था। लेकिन जेनी साहब आए, 2 और ऐड कर दिए, और 2 कौन 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 थे? रिलीफ और टाइम। तो जेनी साहब का योगदान सॉइल फार्मिंग फैक्टर को बताने में, स्पेशली 2 फैक्टर रिलीफ और टाइम के बारे में जेनी साहब ने बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? आयरन डिफिशियंसी इज मोस्ट कॉमनली नोटेड इन व्हिच सॉइल। पूछ रहा है कौन सा ऐसा सॉइल है जहां पर आयरन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा नोट की गई है, सबसे ज्यादा देखी जाती है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका? कैलकैरियस सॉइल, दूसरा दिया नॉन कैलकैरियस सॉइल, तीसरा दिया है एसिडिक सॉइल, और चौथा दिया है ऑर्गेनिक सॉइल। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैलकैरियस सॉइल। ठीक है, अब ये ध्यान देना, इसमें जो होता है आयरन की भी कमी होती है, बोरोन की भी कमी होती है, और मैग्नीज की भी कमी होती है। ध्यान देना हमेशा कैलकैरियस सॉइल। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये पूछ ले कैलकैरियस सॉइल क्या होता है? ऐसी सॉइल जहां आप प्रोफाइल में नीचे जाओगे, वहां पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है। ऐसे सॉइल को बोलते हैं कैलकैरियस सॉइल। नॉन कैलकैरियस का मतलब होता है जिस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाए, सिंपल सी बात है। और एसिडिक सॉइल क्या होता है? ऐसी सॉइल जिसका पीएच जो होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? पीएच 7 से कम होता है, और जहां पर आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और कॉपर क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। ऐसे सॉइल को बोलते हैं हमारे एसिडिक सॉइल। और ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है? ऐसी सॉइल जिसमें वेट के बेस पे, भार के आधार पे ऑर्गेनिक जो मैटर होता है 50% से क्या होता है? अधिक होता है। ऐसे सॉइल बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। और ऑर्गेनिक सॉइल हमारा आता है हिस्टोसोल आर्डर में। किसमें? हिस्टोसोल आर्डर में आता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, कैलकैरियस सॉइल में आयरन, बोरॉन और मैग्नीज की कमी पाई जाती है। अगला क्या है? Which are the following nutrient is absorbed by the plant in combined form? पूछ रहा है निम्न में से कौन से ऐसे तत्व हैं जो कंबाइंड फॉर्म में, कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधों द्वारा कंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है ना। ध्यान दो, ऑप्शन क्या दिया आपका? पोटेशियम, दूसरा दिया है कैल्शियम, तीसरा दिया है मैग्नीशियम, चौथा दिया है फास्फोरस। ठीक है, यहाँ आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो अगर कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो फास्फोरस जो होता है पौधे कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं। जैसे देखो, पोटेशियम को पौधे K+ के रूप में, तो सिंगल फॉर्म हो गया, आयनिक फॉर्म हो गया ना, सिंगल आयनिक फॉर्म हो गया। आयनिक तो सभी होते हैं, सिंगल आयनिक। कैल्शियम भी क्या होता है? सिंगल आयनिक फॉर्म, कैल्शियम आयन के रूप में लेता है। मैग्नीशियम को भी पौधा क्या होता है हमारा? मैग्नीशियम आयन के रूप में लेता है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस को पौधे 3 फॉर्म में लेते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है? एक होता है HPO4 फिर सिंगल माइनस, एक होता है H2PO4 पे सिंगल माइनस, HPO4 पे डबल माइनस, और तीसरा होता है PO4 पर ट्रिपल माइनस। ठीक है, एक कब पौधे लेते हैं? जब होती है एसिडिक कंडीशन। क्या होती है? एसिडिक कंडीशन। ये कब लेते हैं? जब हमारा होता है न्यूट्रल कंडीशन। क्या होता है? उदासीन सॉइल में ना। और फास्फेट आयन कब लेते हैं? जब हमारा होता है एल्कलाइन कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा जो फास्फोरस में हो जाएगा कंबाइंड फॉर्म में पौधे लेते हैं, कंबाइंड फॉर्म है ना, ये ध्यान देना। अच्छा, फास्फोरस के अलावा और कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो जिन्हें पौधे कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं? जैसे हमारा होता है बोरॉन, बोरॉन को पौधे S2BO3 के फॉर्म में लेते हैं, या S3BO3 के फॉर्म में लेते हैं। इसके अलावा सल्फर को पौधे SO4 के फॉर्म में लेते हैं। ये सब कंबाइंड फॉर्म है। और नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, और अमोनिकल के फॉर्म में लेते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं जिन्हें पौधे कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं, जिसमें फास्फोरस, बोरॉन, सल्फर और नाइट्रोजन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर ना। एक लैब टू लैंड प्रोग्राम था, वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन क्या दिया आपका? 1969 में, 1978 में, 1979 में और 1989 में। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा 1979 में, 1979 में स्टार्ट हुआ था लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक है, आईसीआर की गोल्डन जुबली मनाई गई थी। क्या मनाई गई थी? आईसीआर की गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली। ठीक है, और ये कब मनाई जाती है गोल्डन जुबली? हमेशा 50 साल में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 50 साल में ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में मनाई गई थी। और 1929 में 50 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? 1979। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जब आईसीआर की गोल्डन जुबली का प्रोग्राम बनाया गया था तभी स्टार्ट हुआ था। अच्छा, लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी
क्या होती है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी जो है हमारी लैब में बनेगी, ठीक है, लैब में या अपर लेवल में बनेगी, इंस्टीट्यूट बनेगी, यूनिवर्सिटी में बनेगी, ठीक है, या रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनेगा, उसको कैसे जो होता है हमारे फार्मर के पास पहुंचाना है। और कौन कौन से फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस जो लेबर होते हैं, लैंडलेस, ठीक है। तो जो हमारी अच्छी अच्छी तकनीक होती हैं उनको कैसे स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर के पास, लैंडलेस लेबर के पास पहुंचाया जाए, इसको आगे बढ़ाने के लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया था। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम आईसीआर के गोल्डन जुबली जब बनाई गई थी 1979 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ KVK गोज टू, मतलब क्या बोल रहा है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके सक्सेस का जो है क्रेडिट किसको जाता है, पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन यहाँ क्या क्या दिया है, मोहन सिंह मेहता, KN सिंह, चंद्रिका प्रसाद, अशोक मेहता। तो यहाँ क्रेडिट की बात कर रहा ना कि सोसाइटी या कमेटी की बात नहीं कर रहा ना। तो KVK हमारे भारत में सक्सेसफुल हुआ, इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका क्रेडिट जाता है चंद्रिका प्रसाद जी को जाता है ना। ध्यान देना, हमेशा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हमेशा ध्यान देना। तो चंद्रिका प्रकाश जी को जाता है क्रेडिट, बस ये ध्यान देना। लेकिन इसकी स्थापना पूछे किस कमेटी की से हुई थी, सिफारिश से। तो कमेटी जब पूछेगा तो मोहन सिंह मेहता, कौन सा होता है, मोहन सिंह मेहता की कमेटी से क्या होता है, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, KN सिंह साहब क्या है एक्सटेंशन में, ये जो होता है हमारे एक्सटेंशन के फादर हैं, किसके, एक्सटेंशन के फादर है, कहाँ पर, इंडिया में, भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है, KN सिंह। अच्छा, ये अशोक मेहता क्या है, जो पंचायती राज आया था, कौन सा, पंचायती राज सिस्टम, और कौन सा पंचायती राज, 2 टायर सिस्टम, कौन सा, 2 टायर सिस्टम को के जन्मदाता किनको माना था, अशोक मेहता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि KVK के सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है, तो चंद्रिका प्रसाद। अगर पूछे कौन से कमेटी की सिफारिश से KVK बना था, तो मोहन सिंह मेहता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, पूछ रहा है इटावा पायलट प्रोजेक्ट आल्सो नोन एज, मतलब पूछ रहा है जो एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसको और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन है एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एवरेज डोमेन प्रोजेक्ट, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आंसर एकदम सही हो जाएगा, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान। क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, पूछता है जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट हुआ था शुरू, क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था, 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। और किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था, किसी प्रेसिडेंसी में, थे अल्बर्ट मेयर, कौन थे, अल्बर्ट मेयर की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। और ये क्या हुआ था, हमें लाना था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या लाना था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके लिए ये योजना बनाई गई कि हमें अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना है तो उसके पहले एक पायलट बेस पे कोई प्रोजेक्ट लाएं। तो पायलट बेस पे प्रोजेक्ट लाया गया 1948 में, और इसी को बोल देते हैं पायलट प्रोजेक्ट। और पायलट प्रोजेक्ट को सबसे पहले अप्लाई किया गया था हमारा इटावा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ किया गया था, इटावा डिस्ट्रिक्ट। और उसका एक प्लेस है महेवा प्लेस, कौन सा, महेवा प्लेस पे शुरू किया गया था ना। तो ये क्या हुआ था, एक डिस्ट्रिक्ट में लाया गया सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट था आज़ादी के जस्ट बाद, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाने के पहले। और इसको लाए थे अल्बर्ट मेयर 1948 में। जो सबसे पहले शुरू हुआ था यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली महेवा के आसपास के एरिया में ना। इसे बोलते हैं एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान। और आज़ादी के बस जस्ट पहला प्रोग्राम था, ध्यान देना, हमेशा पूछता है क्वेश्चन, जो स्टार्ट हुआ था 1948 में। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है द पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस which is actually brought to the market at a particular time for the sale is known as। पूछ रहा है कुल उपज का वह भाग जो वास्तव में बिक्री के लिए किसी विशेष समय पर बाजार में लाया जाता है, क्या कहलाता है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछता है ना। तो पहला ऑप्शन है मार्केटेबल सरप्लस, दूसरा दिया है मार्केटेड सरप्लस, अगला दिया है इकोनॉमिक सरप्लस, और चौथा दिया नॉन ऑफ दीज। तो बोल रहा है जो मार्केट में आप एक्चुअली बेचने के लिए, वास्तव में बेचने के लिए लाते हो, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो जो इसका आंसर सही हो जाता है मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, तो जो आप मार्केट में बेचते हो एक्चुअली लेके आते हो उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस, और जो प्रोड्यूस आप बेचना चाहते हो एक्चुअली में जो आप बेचना चाहते हो उसे बोलते हैं मार्केटेबल। जिस प्रोड्यूस को आप बेचने के लिए एबल हो तो इसको बोलते हैं मार्केटेबल प्रोड्यूस। और एक्चुअली जो मार्केट में लाते हो बेचने के लिए या बेचते हो उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। और इकोनॉमिक सरप्लस कोई चीज़ ही नहीं होती ना। तो मार्केटेबल का मतलब होता है जो हम बेच सकते हैं, और एक्चुअली जो बेचते हैं उसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल कास्ट, ध्यान देना हमेशा, टू यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज नोन एज। ठीक है, क्या बोल रहा है, परिवर्तनीय लागत में इकाई वृद्धि से उत्पादन में इकाई वृद्धि के अनुपात को किस रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दूसरा दिया है एवरेज कॉस्ट, तीसरा दिया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और चौथा दिया है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर वेरिएबल कास्ट में एक यूनिट की इंक्रीमेंट होता है और उसकी वजह से आउटपुट में भी एक यूनिट का इंक्रीमेंट होता है, इन दोनों के रेशियो के क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं मार्जिनल कास्ट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कास्ट। ठीक है, तो जो हमारा वेरिएबल कास्ट में इसका फार्मूला सबका जान लो, वेरिएबल कास्ट हमारा क्या जो है इंक्रीज हो रहा है डिवाइड बाई क्वांटिटी में क्या इंक्रीज हो रहा है ना। तो ठीक है कि आप एक यूनिट वेरिएबल कास्ट बढ़ा रहे हो, उसकी वजह से हमारे आउटपुट या यील्ड में कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल कास्ट। ठीक है, अच्छा एवरेज फिक्स क्या क्या होता है, जो हमारा फिक्स्ड कास्ट होता है उसको क्या करो, आउटपुट से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा एवरेज कास्ट क्या होता है, जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसको क्या करो, क्वांटिटी या आउटपुट से डिवाइड कर दो, वो आता है हमारा एवरेज कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या होता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, उसको हमारा बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिनल कास्ट ना, कि वेरिएबल कॉस्ट में एक यूनिट इंक्रीमेंट से आउटपुट में कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, इन दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, मार्जिनल कास्ट। ठीक है, अगला क्या होता है, दिया है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट। क्या पूछ रहा है, कौन सा निम्न में से कौन सा अचल संपत्ति का उदाहरण है। ऑप्शन क्या दिया आपका, यहां ध्यान देना, फिक्स एसेट पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है सीड, फर्टिलाइजर, बिल्डिंग और फार्म मशीनरी। ठीक है, अब यहाँ जो आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा फिक्स एसेट पूछा है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ना। अच्छा एसेट क्या होते हैं, एसेट देखो सिंपल सा मतलब होता है जो हमारे पास संपत्ति होगी ना, संपत्ति जितनी हमारे पास संपत्ति होगी उसको एसेट बोलते हैं, चाहे बिल्डिंग हो गया, चाहे लैंड हो गई, चाहे हल हो गए, चाहे कुदाल हो गया, चाहे ट्रैक्टर हो गया, चाहे जो होगा ना, पशु हो गए, ये सब क्या होता है हमारी संपत्ति। और ये संपत्ति क्या होती है, तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड, ठीक है, एक होता है हमारा वर्किंग एसेट है, सब ध्यान देना, एक होता है करंट एसेट, करंट एसेट। अब ध्यान देना तीनों में अंतर क्या होता है, फिक्स एसेट ऐसा होता है जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट नहीं होता है, इसकी लिक्विडिटी सबसे कम होती है। तो लिक्विडिटी सबसे कम होती है ना, लेस होती है, ऐसे लिख लो या वेरी लेस लिख लो ना। ऐसे एसेट जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट ना होते हो, जिनकी लिक्विडिटी सबसे कम होती है, ऐसे एसेट को ऐसे संपत्ति को बोलते हैं फिक्स एसेट। और इसमें आपका क्या आता है, लैंड आता ना, भूमि, और क्या जैसे बिल्डिंग हो गया है, इन सबको आप आसानी से बेच करके पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ना, टाइम लगता है, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट या हिंदी में बोलते हैं अचल संपत्ति। ठीक है, अगला होता है हमारा वर्किंग एसेट। ये क्या होते हैं, ऐसे एसेट जिनकी लिक्विडिटी फिक्स एसेट से ज़्यादा होती है, इसे बोलते हैं मॉडरेट लिक्विडिटी वाला। कैसा, मॉडरेट लिक्विडिटी। ठीक है, तो ऐसे एसेट इनको पैसे में कन्वर्ट करने में फिक्स्ड एसेट की अपेक्षा थोड़ा सा आसानी होती है, इसलिए बोलते हैं मॉडरेट लिक्विडिटी वाले जो होते हैं हमारे वर्किंग एसेट में आते हैं। और इसमें क्या आता है, हमारे फार्म की मशीनरी क्या होती है, मशीनरी। ठीक है, इम्प्लीमेंट, ठीक है, पशु वगैरह जो आते हैं हमारे एनिमल वगैरह ना, ये सब हमारे आते हैं वर्किंग एसेट में। ठीक है, और करंट एसेट में क्या आता है, ऐसे एसेट जो बहुत आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब इनकी लिक्विडिटी क्या होती है, हाई लिक्विडिटी, इनकी लिक्विडिटी क्या होती है, हाई होती है। और इसमें क्या आता है, हमारे जैसे आ गया सीड आ गया,
फर्टिलाइजर हो गया, मन्यूर हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया। तो ऐसे हमारे एसेट जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए उसे हमारा बोलते हैं करंट एसेट ना। ठीक है, तो फिक्स्ड, वर्किंग और करंट। फिक्स का मतलब जो आसानी से पैसे में ना कन्वर्ट होता हो, लैंड बिल्डिंग। वर्किंग का मतलब होता है जो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसे हमारा आता है मशीनरी, एनिमल, इम्प्लीमेंट। और करंट जो होता है सबसे आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, आप तुरंत सीड बेचकर पैसा ला सकते हो ना। तो इसकी लिक्विडिटी पूछता है किसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो करंट एसेट की ज़्यादा होती है और फिक्स की सबसे कम। ठीक है, अगला हमारा 14वें नंबर क्वेश्चन है। क्या दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, निम्न में से कौन सा प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है? या उदासीन, दिन उदासीन लिख दिया है, ऐसा नहीं, प्रकाश निष्प्रभावी बोलते हैं ना। ऑप्शन क्या दिया है? कॉटन है, बकवीट है, सनफ्लावर है, ऑल ऑफ दीस है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा डे न्यूट्रल का, इसमें ऑल ऑफ दीस हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म के बेस पे जो होता है हमारा, या डे लाइट की रिक्वायरमेंट के बेस पे पौधे कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग के टाइम लाइट रिक्वायरमेंट के बेस पे हमारे पौधे 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट। क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिन्हें फ्लावरिंग के टाइम 12 आवर से अधिक डे लेंथ की आवश्यकता होती है। कितना? 12 आवर, 12 घंटों से अधिक डे लेंथ या लाइट की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे बोलते हैं हमारा लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। और इसमें आते कौन कौन से हैं? सभी जो हमारी रबी ऋतु की फसलें होती हैं। क्या होती हैं? सभी जो हमारी रबी ऋतु की फसलें होती हैं किसमें आती है? हमारे लॉन्ग डे प्लांट में। इसे एग्जाम्पल याद कर लो ना, ऑल रबी सीजन क्रॉप्स। अगला होता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट। क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट। ये क्या होती है? ऐसे पौधे जिन्हें फ्लावरिंग के टाइम 12 आवर से कम लाइट की आवश्यकता होती है। कितना? 12 आवर से कम लाइट की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं शॉर्ट डे लेंथ वाला प्लांट। और इसमें एग्जांपल क्या आता है? खरीफ। सभी कितनी? खरीफ वाली फसलों को बोलते हैं हमारा लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, अब ध्यान दो, रबी वाली जो फसलें होती है इसमें फ्लावरिंग लगभग होती है मार्च या उसके बाद, मार्च में लगभग होती है, उस टाइम डे लेंथ ज़्यादा होता है ना। ये हमेशा फ्लावरिंग के टाइम की बात कर रहा है। और खरीफ में क्या होता है? इसमें फ्लावरिंग लगभग होता है मान चलो सितंबर में। क्या होता है? सितंबर में होता है, और उस टाइम होता है डे लेंथ छोटा। तो फ्लावरिंग के टाइम लाइट के रिक्वायरमेंट के बेस हमारे हैं, ध्यान देना हमेशा। अगला होता है डे न्यूट्रल। क्या होता है? डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें क्या आते हैं? ऐसे पौधे जिनके ऊपर लाइट के लेंथ का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ऐसे पौधे को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। और इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? जैसे सनफ्लावर भी, यहाँ देखो सनफ्लावर हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। क्या गया? ब्रिंजल हो गया। ये सब कैसे हमारे होते हैं? मिर्चा हो गया, चिली हो गया ना। ठीक है, ओकरा हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला है 15वें नंबर का क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन है। रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस बिटवीन ना, रत्ना एक हाइब्रिड वैरायटी है जो सीडलेस वैरायटी है ना। रत्ना सीडलेस है। ठीक है, तो क्या है ये जो है किसके किसके जो है क्रॉस से बनी थी? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया आपको? पहला ऑप्शन क्या दिया है? अल्फोंसो और बैगनपुल्ली क्रॉस। तो दिया नीलम और लंगड़ा। तो दिया नीलम और अल्फोंसो। अगला दिया है दशहरी और नीलम। ठीक है, तो ये अपने आप ऐसे याद कर लो, RNA, RNA। ठीक, क्या हो जाएगा? तो रत्ना का जो क्रॉस आता है नीलम इंटू अल्फोंसो, तो कहीं नीलम अल्फोंसो दिख रहा है? देख लो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रत्ना जो होता है नीलम और अल्फोंसो के क्रॉस से एक हाइब्रिड वैरायटी बनी थी। अच्छा, कुछ क्रॉस और पूछता है, जैसे अम्रपाली का पूछता है, अम्रपाली, मल्लिका। ठीक है, अम्रपाली क्या होता है? दशहरी गुड़े नीलम, दशहरी गुड़े, दशहरी गुड़े, दशहरी गुड़े नीलम। ठीक है, और मल्लिका क्या होता है? नीलम गुड़े दशहरी, इसका उल्टा कर दो, नीलम, नीलम गुड़े दशहरी, गुड़े दशहरी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी ऐसे हमारे होते हैं, जैसे रत्ना का हो ही गया आपका, रत्ना तो हम बोल ही दे रहे हैं, फिर एक बार लिख दे रहे हैं, रत्ना RNA, नीलम गुड़े, नीलम गुड़े अल्फोंसो, नीलम गुड़े अल्फोंसो है। अर्का पुनीत, अर्का पुनीत, अर्का अरुण, अर्का अरुण।
तो इसका क्या होता है, अल्फोंसो गुड़े बैगन पुल्ली, अल्फोंसो, अल्फोंसो गुड़े बैगन पुल्ली, बैगन पल्ली। और अर का अरुण क्या होता है, इसका जैसे उल्टा, बैगन पुल्ली इंटू अल्फोंसो। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्या होती है, हाइब्रिड वैरायटी है। हमेशा ध्यान देना, अम्रपाली और मल्लिका का उल्टा चलता है ना, अम्रपाली दशहरे गुणे नीलम है, तो मल्लिका क्या हो जाता है, नीलम गुणे दशहरे हो जाता है। ऐसे अर्का पुनीत का और अर्का अरुण का चलता है ना, तो अरुण का ऐसे याद कर लो, अरुण को बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो बैगन पहले आ जाएगा। तो अर्का अरुण जगह क्या हो जाएगा, बैगन पुल्ली गुड़े अल्फोंसो, और अर्का पुनीत जगह क्या आता है हमारा, अल्फोंसो गुड़े बैगन पुल्ली। और इसके याद को आर्यन ने, तो रत्ना बराबर क्या होता है, नीलम गुड़े अल्फोंसो। ठीक है, इसका तो यार ऐसे बहुत लोग डीएनए याद कर लेते हैं, डीएनए इसका मतलब क्या होगा, दशहरे गुणे नीलम इंटू अल्फोंसो। और इसका क्या याद कर लेते हैं, एनडीए याद कर लेते हैं, एनडीए शॉर्ट में याद करने का तरीका होता है। इसका तो आरएनए याद कर लेते हैं लोग, सबका याद करने का तरीका होता है। ठीक है, बाकी इसका जो है एबीए याद कर देते हैं, ए बी ए, एक हमारा हार्मोन भी होता है एबीए ना। ठीक है, इसका बी ए याद कर लेते हैं। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप ऐसे चाहे ट्रिक से याद कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये कुछ हमारे हाइब्रिड वैरायटी थे मैंगो के। ठीक है, और क्वेश्चन जो है हमारा आज यहीं पर होता है ख़त्म। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे शेयर वेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक ना करिएगा, कोई इससे कोई बात नहीं है, डिसलाइक मत करिएगा। अगर लाइक नहीं करें डिसलाइक भी मत करिएगा ना। अगर बाकी अगर आपको क्वेरीज हो, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, तो 4 नवंबर और 11 नवंबर को हमारे कोर्स चल रहे हैं, और आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, संपर्क सूत्र हमारा यही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं करते हैं स्थगित, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।